conversation that brings depth, perspective and context to the very ideas we are honoring today, one that explores leadership, service and the systems that enable change. And to lead this conversation, I would like to welcome back on stage Anand Narasimhan, and joining him is our distinguished guest and leader whose experience in governance and public policy and civic engagement has made a lasting impact on communities across Gujarat. Please put your hands together for our chief guest, Shri Shankar Chaudhary, Speaker, Gujarat Legislative Assembly. A big round of applause for Sir. And in the able hands of Anand. आप सबको एक बार फिर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इवन बिफोर ही इज द स्पीकर ऑफ द गुजरात असेंबली, मैं इनका फैन हूँ क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, ट्रांसफॉर्मेटरी वर्क बनासकांठा में किया है, इज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ। तो वहीं से शुरू करते हैं शंकर जी। आज बात आपके ग्रास रूट पे जो आपने काम किया है उसी से शुरू करेंगे। अभी हाल ही में जल संचय के लिए एंड जो वाटर कंजर्वेशन है, इसके लिए आपको पुरस्कार मिला, बनासकांठा को भी पुरस्कृत किया गया, बनास डेयरी को किया गया राष्ट्रपति जी से ही। मेरा प्रश्न ही वहीं से था कि बनासकांठा तो एक वाटर डेफिशिएंट रीजन हुआ करता था, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जब कोई पड़कार आता है, समस्या आती है, तभी उन्हीं में से रास्ता निकलता है। हमारी पास में हम जो बनास है वो एक और कच्छ का रण है, दूसरी ओर राजस्थान का सूखा प्रदेश और एक और पाकिस्तान है। तो उन्हीं में कोई बारोमास नदी नहीं है हमारी पास में, रिवर कोई नहीं है। तो पानी की समस्या अंडरग्राउंड वाटर के आधार पर हम लोग पीने का पानी या एग्रीकल्चर, एनिमल, इन सभी के लिए उपयोग करते हैं। तो पानी 100 साल में हमने काफ़ी निकाल दिया है, लेकिन अभी ध्यान में आया कि पानी जो अगर नहीं होगा धरती में तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी क्या करेगी। तो हमने जल संचय का काम स्टार्ट किया। पिछले साल हमने 300 से ज़्यादा तालाब बनाए नए, और उनमें पानी, बारिश का पानी है, उनको रोकने का काम किया। 30,000 से ज़्यादा छोटे छोटे बनाए बॉल कि जो बारिश का पानी खेत में आता है, खेत का पानी सीधा अंडरग्राउंड अंदर चला जाए। पुराने कुएं तालाब है, उनको रिचार्ज करने का काम, वाव को रिचार्ज करने का काम, ये सब मिलाकर किया। और इनके लिए भारत सरकार का जल संचय मंत्रालय और महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रोत्साहित करने के लिए हमें सम्मानित किया बनास डेयरी को। तो हमें और ज़्यादा काम करने का उनमें प्रोत्साहन मिलेगा। 300 से ज्यादा तालाब आपने बनासकांठा के इलाके में ही किए, ये करना क्यों जरूरी है? नहीं, पानी हमारे निकल गया था, हमारी धरती में पानी, क्योंकि पानी कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है, ये प्रकृति देती है। और बारिश का पानी जितना भी आता है वो पानी धीरे धीरे बहकर रण में से समुद्र तक पहुंच जाता है और सोल्टी बन जाता है। तो प्रकृति देती है, लेकिन हम संग्रह कर नहीं सकते हैं। तो पूरे देश की ये समस्या है। बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी कहीं ना कहीं मिलकर फिर बाद में समुद्र तक चला जाता है। तो ये बारिश का पानी, बाढ़ का पानी, उनको हमें रोक कर धरती में संग्रहित करना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी को बचा सके। और ये पानी क्वालिटी वाटर है, ये बारिश का पानी है, और ये काम हमें करना चाहिए। भारत सरकार भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल रहे हैं कि ये, गुजराती में बोलते हैं, ये वरसाद नहीं प्रभु का प्रसाद है। तो प्रभु का प्रसाद मतलब ये प्रकृति ने दिया हमें वरदान है, उनको हमें संग्रह करके रखना है। तो ये हमारे लिए तो प्राण जैसा है, प्राणवायु जैसा है पानी, क्योंकि हम दूध के व्यवसाय के साथ में जुड़े हैं, एग्रीकल्चर के साथ में जुड़े हैं। तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जरूरी है, ज़्यादा पेड़ लगाना, बारिश ज़्यादा लाना, और बारिश का पानी है उनको संग्रहित करके रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक आंकड़ा मुझे ध्यान आता है कि करीब 92 से 94% भारत का जो पानी है वो आकाश से आता है, इन द सेंस प्रकृति की देन है। तो जल हमें मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, उसका संचय, उसको रोकने का एक, जहाँ पे रोका जाए कि गांव का पानी गांव में रुके, नदी का पानी तालाब में रुके, किसी तरह से इस पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी भी कहते हैं, कई बार कह चुके हैं।
लेकिन ऐसा कौन सा एक मॉडल है जो आपके लिए वर्क कर गया इन बनासकांठा, जिसको कि हम भारत के सभी गांवों में, सभी जिलों में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एक तो सोस कुआ है, खेत का पानी खेत में ले जाना है, खेत का जो भी पानी अंदर पड़ता है तो वो अंदर हमें रखना है। दूसरा, आपका घर में पानी जो आता है बारिश का, वो पानी को नीचे हमें, तो माइक्रो लेवल पर जब तक लोग भागीदारी नहीं होगी तब तक ये समस्या का उकेल नहीं होगा। दूसरा, ये समस्या बनने का जो कारण है वो भी, उनमें भी हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले पानी जो आता था वो नेचुरल रिचार्ज की व्यवस्था थी। वहाँ पर कई सारे जीव जंतु थे, माइक्रोन थे, और वो छिद्र बना के रखते थे। वो हलस्य जो बोलते हैं वो भी थे, तो वो पूरे होल बनाने की व्यवस्था खेतों में रहती थी। जो जैसे जंगल में है, जंगल का पानी आता है तो मोस्टली पानी नीचे चला जाता है, लेकिन खेतों में नहीं है। उनका कारण हमने ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर डाला, जंतुनाशक दवाओं के कारण, और हर एक जो यूरिया है, डीएपी है, उनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में है। तो जो उनमें चाहिए वो तत्व तो खेती के पाक को मिलता है, लेकिन जो सॉल्ट है उनका पूरा लेयर बन जाता है। और मिट्टी का जो लेयर है हमारा, खास करके 1.5-2 फीट का टॉप सॉइल जिसको टॉप जो है, और इन्हीं में पलता पुलता है जो भी जो एग्रीकल्चर के कोप या पेड़ पौधे, उन्हीं में एक लेयर बन गया है। और सॉल्ट का लेयर इस ढंग से बना है कि जो बारिश का पानी नीचे हमारा पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। तो जितना आता है पानी ग्रेविटी से चला जाता है और समुद्र तक पहुंच जाता है, तो धरती में पानी पहुंच नहीं रहा है और उनकी हेल्थ भी बिगड़ रही है। तो हमें मिट्टी को भी ठीक करना पड़ेगा, हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा। हम जो मिट्टी को ठीक नहीं करेंगे, उनकी सेहत को ठीक नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी मात्रा में रिचार्ज का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से ये काम कई सदियों से हो रहा है और ये पृथ्वी चल रही है, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिंदा रहे हैं, और पानी भी बचा है और एग्रीकल्चर के कोप भी बचे हैं। तो हमें उनकी मिट्टी की सेहत बनाने के कारण हम मिट्टी में और धरती में पानी का रिचार्ज करने की व्यवस्था भी हम कर पाएंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन एक ये है, लेकिन दूसरा सोसकुआ करना, पुराने कुएं तालाब है उनको रिचार्ज करना, और जैसे बड़े बड़े डैम बनाते हैं उनसे ज़्यादा पानी हम धरती पर संग्रह कर सकते हैं, ये ग्राउंड वाटर पर। तो हमें बाहर मिट्टी के ऊपर हमें कोई डैम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम अंडरग्राउंड बड़े बड़े डैम बना सकते हैं। तो ये व्यवस्था बिल्कुल इजी है, लेकिन पब्लिक जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक अकेली गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है। तो पब्लिक को आप कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि आजकल समाज थोड़ा सेल्फिश हो गया है, हर कोई ये देखता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा इसमें क्या लाभ, मुझे इस तरह से तालाब खोदने से क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा। तो इसको आप कैसे ब्रिज कर पाए बनासकांठा में? आनंद जी, ये हो सकता है। एक तो अवेयरनेस का काम, मान लो कि हमारा बनासकांठा जिला कोई गुजरात में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा इकोनॉमिकल वो एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस साल में एक कुआं हम बनाते हैं जो सोस कुआं, उनका 5,000 से ज्यादा खर्च होता है। तो हमने कहा कि गवर्नमेंट पर आधार रखने की जगह पर गवर्नमेंट ने तो हमें गाइड किया कि आप करो। मोदी जी ने बताया कि ये पानी आप संग्रहित करिए। हमारे सिंचाई मंत्री जी है पाटिल जी, वो वहां पर आए थे कार्यक्रम, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बोला कि ये काम आपको करना चाहिए। हमने बताया कि ये काम ये बोल रहे तो हम नहीं कर सकते क्या? तो 50% पैसा आप दीजिए, किसान को बताया, 50% हम डेयरी की ओर से देंगे और हम साथ में मिलकर करें, और काम आपको करना है, और 50% पैसा हम आपको देंगे। तो किसानों ने स्वयंभू 50% पैसा दिया, 2,500 रुपया किसान ने दिया, 2,500 हमने दिया, और मेहनत उन्होंने की। और अभी पूरे 30,000 से ज्यादा कुएं बनाने का काम एक ही साल में हमारे किसानों ने किया। लोगों को अगर हम बताए और ठीक उनको लगे कि उनका हित है तो लोग कर सकते हैं। और ये साल में हमें 1 लाख से ज्यादा सोसकुआ वहां पर बनाने का काम, स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, संपूर्ण लोग भागीदारी से। उनमें गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लिया है। तो ये प्रजा को लगे कि ये इनमें हमारा हित है और ये हमारे फ्यूचर के लिए है, तो वो कर सकते हैं योग्य पद्धति से। उनका हित, उनको सिंपल, बड़ी बड़ी लैंग्वेज में नहीं, ज्यादातर हमारा रिसर्च है वो इंग्लिश में है, और हमारे देश के जो लोग हैं वो रीजनल लैंग्वेज जानते हैं। तो ये लैब को लैंड तक ले जाने का काम जो है ना, वो रिसर्च में भी नहीं हो रहा है। तो ये सीधी सादी बात में बताओ कि ये ऐसा करना है, पत्थर डालना है,
ये इतना कुआं खोदना है, पहले बड़े पत्थर डालो, बाद में छोटे डालो, बाद में रेत डालो, और पानी का जो नीचे वाला भाग है वहां पर कना बना दो। तो लोगों ने बना दिया, उनको लगता है ये हमारा काम है, और इंग्लिश में उनको जो बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे ये कहाँ से आया। और ज़्यादा तक हमारी जो बातें चल रही है तो हमारे जो शब्द हम नहीं बोल सकते, लेकिन अंग्रेजों की जो है उनकी इफेक्ट अभी तक है। और खास करके पढ़े लिखे जो लोग हम मानते हैं, जो जिनको हम इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, तो उनको लगता है कि हम प्राउडी मैन हैं मैं इंग्लिश का, अंग्रेजियत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो हिंदी जानते हैं, समझते हैं। तो और उनकी लैंग्वेज है, जो जो हमारी भाषा है, हमारी भूषा है, हमारा भोजन है, उनमें हमें औरों की कॉपी मारने की जरूरत नहीं है। हमारा बेस्ट है, हमारा बहुत अच्छा है। देखिए, बनास डेयरी के जो किसान हैं उनकी पर कैपिटा 230 करोड़ से 1400 करोड़ हो गई है। तो मैं तो अंग्रेजी जानने से अच्छा किसान होकर के गुजराती बोलो बेटर है मेरे लिए अगर आप ऐसे देखें तो। बट ये ट्रांजिशन कैसे हुआ पिछले 10 साल में, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि बनास का एक केस स्टडी है सर, कि 4000 करोड़ से अब आप 24,000 करोड़ पहुंच गए इन 10 years। दैट्स द यील्ड। और ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री और इस कोऑपरेटिव का एक ऐसा मॉडल है जिसको कि शायद ही दुनिया में किसी और ने ऐसा कोई कर पाए होंगे। सही है कि नहीं है? इसका सीक्रेट क्या है? ये फॉर्मूला हम सबको बताइए ना सर। तो 700 जिलों में ऐसा कुछ कर दें कि हर जिला ऐसे ही बन जाए बनास जैसा। आनंद जी, बन सकता है, और ये कोई बड़ा जादुई हमारा वो नहीं है। हमने बस एक टीम बनाई, काम किया, और धीरे धीरे मान लो कि आज से हमारे बनासकांठा जिला की आय 10 साल पहले 230 करोड़ रुपया थी पर मंथ एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का नहीं बोल रहा हूँ, दूध की आवक, दूध की इनकम। अच्छा, 230 दूध की, करोड़, हाँ, अकेले दूध की। हाँ, इसमें अभी खाद आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, वो अलग है। और तो जो है, और जो बना रहे वो तो अलग है। 230 करोड़ रुपया किसान के अकाउंट में हम डालते थे पर मंथ। आज हम 10 साल में 1400 करोड़ रुपया डाल रहे हैं पर मंथ। पर मंथ। अरे बाप रे। और पर डे 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक हम 40 करोड़ से ज्यादा रुपये उनके अकाउंट में डालते हैं। एक दिन सूरज उगता है, दूसरे दिन उगते तक 40 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके अकाउंट में एक जिला में डाल रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में एक जिला है, वो उनका नाम बनास है, और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है दुनिया। ये हमारे गुजरात में भी सबसे जो कम पढ़ा लिखा जो लोग मानते थे। और मैंने बताया नहीं कि कोई नदी नहीं है, इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, और बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने साथ मिलकर, छोटे छोटे लोग हैं लेकिन सभी ने साथ मिलकर काम किया। आज हमारा 4.5 लाख फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। क्या बात है। और 4.5 4.5 लाख people। और कई महिलाएं ऐसी है कि सालाना करोड़, 2 करोड़, 3-3 करोड़ का इनकम जो पढ़ी लिखी नहीं है वो कमा रही है। 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपया। और मैं एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, उनके चेयरमैन के नाते मैं बोल रहा हूँ। तो बड़े कोई IAS अधिकारी है या तो बड़े CEO है, और उनके जो पगार होते हैं ठीक ठीक से कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी कमा रही है। तो ये साथ मिलकर किया। दूसरा, दुनिया का जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हमें लानी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे दरवाजे बंद रखना है, लेकिन वो हम अपने संजोग, हमारी भाषा के अनुरूप कैसे बनाए। मानो कि हमारा एक जापान का सिस्टम है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उनके जो काइजन है, इनको हमने एक नया मॉडल बनाया, बनास मॉडल, बेस्ट मॉडल। तो हमने ट्रेनिंग दिया, लेकिन किस ढंग से, तो हमारा अपनी पद्धति से हमारे लोग जो समझ सके, इसी ढंग से एक बेस्ट मॉडल बनाया। हर एक काइजन हमने तय किए, और 4000 हमारे कर्मचारी है, उन्हीं को हमने ट्रेन किया, और उन्हीं में से हमने व्यवस्था करे, हर एक के इंडिविजुअल गोल दिए, और उन्हीं में से काम किया। मेन पावर हम लेते हैं IIT से, IIM से, BHU, IRMA, सभी इंस्टीट्यूट में से। और हर साल 50-100 लड़के लड़कियां हमने लिए बनास के लिए, और वो शहर छोड़कर वहां पर आए। और ऐसे 800-900 लड़के लड़कियां जो आई, उनको इसी व्यवस्था में, उनको गांव में जाना, खेत में रहना, उन्हीं ढंग से व्यवस्था की। पैकेज उनको अच्छे मिले तभी वो आए। मान को रिलायंस के कोई आदमी है तो उनको यहाँ पर लाए, आर्मी के जो चालू ब्रिगेडियर है उनको लाए, IAS अधिकारी है उनको नौकरी छुड़वा कर यहाँ पर लाए, और सब आए। NDDB की जो MD है
वो यहाँ पर हमारे एमडी बनाए, तो अच्छे ऐसे हायर करने की व्यवस्था हमने की, लेकिन बनाए कैसे, तो हमें जैसे चाहिए वैसे। 10 साल से एक भी बार किसी कर्मचारी ने नहीं बोला है कि हमारी मांगे पूरी करो, उन कोई कोई बोलता नहीं है। और जो पैकेज वहां पर मिलता है उनसे अच्छा हम दे रहे हैं। कोविड में पूरे लोगों ने बोला कि काम बंद हो गया है, हमारे कर्मचारियों ने बोला कि हमारे पगार कम करो, 50% कर दो, लेकिन काम नहीं छोड़ा। एक भी दिन दूध बंद नहीं किया। पूरे देश को दूध देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये काम किया। काम करते करते 5-7 लोग मर गए, लेकिन काम नहीं छोड़ा, कि जैसे युद्ध पर जाते हैं वैसे ढंग से काम कर रहे। बाद में हम लोगों ने उनको पगार कम नहीं किया, एक एक्स्ट्रा पगार दिया कि नहीं, आप लोगों ने काम किया है, हमारी पास में प्रॉफिट भी बचा है व्यवस्था। और प्रॉफिट सिर्फ कर्मचारियों को दे रहे हैं ऐसे नहीं है, हम कोऑपरेटिव मॉडल है। इस साल पगार देने के बाद हमारी पास में एक्स्ट्रा पैसा बचा, तो हमने अपने किसानों को, इस साल का मैं बोल रहा हूँ, पगार जो देते दूध की पैसा दे दिया, लेकिन वैल्यू एडिशन कर रहे हम, प्रोटीन हम बना रहे, चीज़ बना रहे, कई सारी चीज़ें हम प्रोबायोटिक बना रहे। तो उन सभी में से जो चॉकलेट है, जो अलग अलग चीज़ है, उनमें से जो पैसा हमारी पास में आया, तो हमारी पास में 2100 करोड़ रुपया बचा इस साल, जिनको हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि किसानों का अधिकार है। तो हमने एक्स्ट्रा 2100 करोड़ रुपया दिया, और 700 करोड़ और मंडली का मिला, तो 2900 करोड़ रुपया पगार देने के बाद बावजूद मिला, वो किसानों को बाईपास किया। तो ये हो सकता है, हमारे कर्मचारियों ने मेहनत किया और ये हो पाया। और ये रूरल इकोनॉमी का बोल रहा हूँ, और सीधे साधे लोग जो काम कर रहे हैं उन्हीं की बात है ये। आप लोग सब सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? Imagine if this model can be replicated across the country. एक चीज, समय अल्प है, इसलिए आपकी जो अभी आपकी भूमिका है उस पर आए, उससे पहले एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जब हम लोग साइड में पीछे बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स, कि सॉइल जो है, मिट्टी, ये एक जीवंत एंटिटी है, इसको आप निर्जीव मत समझिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस सॉइल, शंकर जी? और मैं जानना चाहता हूं, बिकॉज कई लोग जो आगे क्या देख रहे हैं कि अगले 10 साल में फूड सिक्योरिटी इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट इशू अक्रॉस द वर्ल्ड। आज बहुत खाना है लेकिन वो पौष्टिक नहीं है, और जिसकी वजह से मैलन्यूट्रिशन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बनास के पास कोई एक केस स्टडी है, एक तरीका है जिसको कि बाकी गांव में और देश भर में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके एज अ पॉलिसी? जी आनंद जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ी एक आने वाले समय की समस्या है। इस समस्या स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, ये तो है ही है, लेकिन पूरा वन हेल्थ कंसेप्ट है। तो ये कोई भी डिसीज आता है तो सिर्फ मनुष्य में आता है ऐसा नहीं है, पहला मिट्टी में आता है, मिट्टी में से पौधे में जाता है, पौधे में से प्राणियों पंखियों में जाता है, और उन्हीं में से मनुष्य तक पहुंचता है। तो ये वायरस हो या तो जो भी समस्या है उनमें, तो मिट्टी की जो हेल्थ अच्छी नहीं है तो मनुष्य की हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती है। तो मनुष्य की हेल्थ ठीक रखना है तो भी मिट्टी की हेल्थ ठीक रखनी पड़ेगी। और प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव हेल्थ की जो बात है, वो भी इन्हीं से जुड़ी है। रही बात फूड सिक्योरिटी की, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने फर्टिलाइजर डाल के प्रोडक्शन तो बढ़ा दिए, हमने भी ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी आई है। अभी अमेरिका में जो रिसर्च हुआ उन्हीं में भी आप समझिए कि आज से 40 साल पहले जो एक मौसम्बी में जितना विटामिन सी मिलता था, आज 8 से ज़्यादा मौसम्बी डालो तो भी इतना विटामिन सी नहीं मिल रहा है। जूस मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वैसा प्रोटीन में भी है। हमारे जो मग है या तो दाल है, तो दाल में भी जो प्रोटीन की मात्रा थी वो पहले मुट्ठी भर दाल में मिलती थी, वो अभी पूरा बाउल भर के खाओ तो भी इतने प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो हर एक चीज में पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रिशन की कमी आ रही है। तो इनका कारण क्या है? कारण मिट्टी की सेहत हमने बिगाड़ी। मिट्टी का खुराक क्या है? फर्टिलाइजर नहीं है, ये तो फूड सप्लीमेंट्री है या तो शराब है। शराब पी ले इतने टाइम में लोगों को लगता है कि हाँ हम बराबर हो गए, लेकिन वो उनका खुराक नहीं है। या तो फूड सप्लीमेंट्री जो डाले उतने टाइम में ठीक हो जाए, इतनी ऐसी बात है। तो ये इनका मिट्टी का खुराक जो है वो पेड़ के पत्ते है और प्राणियों के डंग है,
और दोनों में ही माइक्रोन डेवलप होते हैं। और ये पूरी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, 1-2 फीट के जो लेयर है वही उपजाऊ है, और वे हजारों सालों से तैयार होकर बना है। लेकिन मानव ने इतनी सुविधा चाहिए, इतनी फैसिलिटी चाहिए, ये हमें सुविधा के कारण, ज़्यादा पैसा का संग्रह के कारण हमने मिट्टी की सेहत ही खराब कर दी। जैसे हवा बिगाड़ दी, जैसे पानी बिगाड़ दिया, वैसे ही हमने और लोगों का अनुकरण करके ये फैसिलिटी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी सुविधा चाहिए। उन्हीं में जो बेसिक चीज़ थी हमारे हेल्थ के लिए, वो खुराक और मिट्टी, वो दोनों हमने बिगाड़ दिया है। उनको हमें ठीक करना ही पड़ेगा। और वो तरीका और कोई नहीं है वर्ल्ड में। विज्ञान में कहीं पर भी अगर जो, मैं ब्राज़ील गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, अमेरिका गया, अभी इजराइल जाके आया, पूरे वर्ल्ड की समस्या यही है। और अभी सदगुरु भी चला रहे हैं सेव सॉइल अभियान, तो ये रियल है। उनमें हमें ये, मैं धरती से साथ में जुड़ा हूँ, मेरा खेत मैंने बनाया है ऑर्गेनिक, पूरा मेरा खेत 7 साल से बिल्कुल प्राकृतिक बनाया है, और उनका परिणाम मैं देख रहा हूँ। कोई फर्टिलाइजर डाले बिना भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये सही है, ये सही रास्ता है। और ये हमें अपने लिए नहीं, मानवता के लिए करना पड़ेगा। अगर कैंसर मुक्त हमें सोसाइटी चाहिए, और फर्टिलिटी हमारे देश की कम न हो जाए, इनके लिए भी हमें जो भी चाहिए, और हम बलवानशाली या तो ज़्यादा आयुष्य हमारा बढ़े मानवता का, इनके लिए भी हमें मिट्टी बचानी पड़ेगी। और हमने एक बड़ी सॉइल लैब भी ईसा फाउंडेशन के साथ में मिलकर एक बनाई है, और मिट्टी की जीवंतता है वो भी अभी। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, हम मनुष्य कम्युनिकेशन करते हैं आवाज से, हाँ, वैसे पेड़ पौधे कैसे करते हैं? तो फंगस से करते हैं। ये फंगस की पूरी चेन एक से दूसरे पेड़ तक पहुंचती है। मानो कि एक पेड़ पर आकर कोई बंदर ने तोड़फोड़ कर दी, तो ये पेड़ दूसरे तक फंगस के माध्यम से बताते हैं कि ये यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तो दूसरा उनका स्वाद है वो खट्टा कर सकते हैं। ये जीवंता है। और ये आपने स्टडी किया है? मैं स्टडी किया है, आपको बता सकते हैं हम लैब में जाकर। और ये जीवंत है, मिट्टी जीवंत है, सिर्फ वनस्पति जीवंत है ऐसा नहीं है, मिट्टी जीवंत है। और ये मिट्टी की जीवंतता चेक करके उनमें सुधार हम कर सकते हैं। और मिट्टी जो जीवंत है, तभी वनस्पति जीवंत है, तभी मानवता जीवंत है। लेकिन ये दुनिया के डेटे पर नहीं पहुंचेगा तब तक हम उनको मानेंगे नहीं। योग नहीं मानते, लेकिन योगा कोई बोलते हैं तो पूरा हम लोग भी एक्सेप्ट करते कि हमारा ये योगा है। तो ये रियल इंडियन स्पिरिचुअल सॉफ्ट पावर है, और ये जीवन पद्धति है हमारी। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे तो उनको पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करेगी, मैं मानता हूँ, और हम लोग भी बाद में एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, बनासकांठा अगर आपको करके दिखाते हैं ना, सबसे ज्यादा एविडेंट होता है, भाषा नहीं होती, जो आपने करके दिखा दिया, जो आपने वहां पर एग्जाम्पल दिखा दिया, वही है। एंड इफ यू से, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड एंड विल एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अगर हमने बेसिक चीजें जो नेचर को स्टडी करके उसको हमने फॉलो किया, so then we will be able to implement this across the board. Or if there are people who will work on soil, if there are people who will create biogas, use gobar for making खाद, ये सब local level पर, cooperative level पर, this is opportunity for entrepreneurship and industry. And it's all related to agriculture, तो इस पे टैक्स भी नहीं लगता। ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी इनकम आपका है, there is no tax on agriculture or agriculture related products in our country. So that's another thing which people can consider. समय बहुत, लेकिन पुरुषार्थ भी ज्यादा करना पड़ता है किसान को, हाँ, और इनोवेशन अब डालना पड़ेगा। जी, इनोवेशन डालना पड़ेगा, पुरुषार्थ, और जो कहते हैं मेहनत तो है, लेकिन वहां जाकर मेहनत करें जहां उसका फल भी कुछ है। जो पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं जाएंगे, उनको व्हाइट कॉलर जॉब एग्रीकल्चर को मानेंगे नहीं, और जब तक वो समझेंगे नहीं, तब तक उनकी समस्या का उकेल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट तो सहाय करती है, लेकिन परिवार में भी जो सबसे पढ़ा लिखा है, उनको कोई नौकरी के लिए वो सोचते हैं कि वहाँ पर कोई नौकरी कर ले। और जैसे मेरा जैसा आदमी होता है, उनको बोलते हैं कि तुझे खेती करना है। तो ये फैमिली में हो रहा है। इनके कारण इनोवेशन वाले लोग जो है, उनको अंदर आकर काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि भारत को बनास जाकर देखना चाहिए, और बनास को भी पूरे भारत आना की आवश्यकता है। ये टाइम हो चुका है, दिस इज द राइट टाइम। समय अल्प है सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। इतना सब बनासकांठा में कर रहे हैं, लोकल लीडर हैं, अभी आप स्पीकर हो गए हैं, अब आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, तो ये जम रहा है आपको कि आपको लग रहा है यार ये मैं कहाँ फंस गया? यहाँ पर आकर भी मैं न्यूट्रल ही हूँ और संवैधानिक जगह पर हूँ। तो ये मेरी ड्यूटी है, जो संविधान का ये हक और फर्ज, हमारा कर्तव्य भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा अधिकार भी है। तो एक जो संवैधानिक पद पर हूँ,
तब वो काम करता हूँ। हाँ, मैं पॉलिटिकली एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोक शिक्षण का काम ये मेरा यहाँ संवैधानिक पद पर रहकर भी मैं कर सकता हूँ। यही काम मैं कर रहा हूँ कि उनको अपनी इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए, उनको जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए। और खुशी सिर्फ पैसों में या तो ज़्यादा पैसों में नहीं है, हाँ मिनिमम हमें चाहिए इतना, लेकिन हमें खुशी अंदर से मिलती है। और सुख सिर्फ शरीर का सुख नहीं है, शरीर के साथ साथ मन का सुख होना चाहिए, चित्त का सुख होना चाहिए, बुद्धि का सुख होना चाहिए। और आत्मा का सुख जब मिलता है तभी मानवता सुखी हो सकती है। तो ये कलेक्टिव थिंकिंग है। और ये धरती पर जिए कैसे लोग, और ये सिर्फ ऐसे मकान में इतनी गाड़ी आ गई तो सुखी हो जाएंगे, नहीं, दूसरे की बड़ी हो गई तो दुखी हो जाते। कारण क्या है? तो गाड़ी में सुख नहीं है, दूसरा क्यों ला रहा है, इनके कारण हमें दुखी हो रहे हैं। तो ये मन का कारण है, और ये मन को हम ठीक कर सकते हैं। वैसा मकान में है, ऐसा और होद्दे में है। तो ये लोक शिक्षण का काम भी इकोनॉमी के साथ साथ में मैं वहां पर कर रहा हूँ। दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। सियासत को थोड़ा साइड में करके स्पीकर की भूमिका में समाज के लिए और उत्थान का काम कर रहे हैं। और हमारा वेद की जो ऋचा है, खास करके जो संगस्वदम संवदध्वम संभो मनासी जानत देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपस्थे, सब साथ मिलके चले, सभी के कदम एक हो, हमारे विचार एक हो। बस इसी पद्धति से जो काम करेंगे हम, तो मैं मानता हूं कि हर कोई सुखी होगा। चलिए, ऐसे तो आपकी सियासत भी पटरी पे चलेगी, इस भाव से आप चलेंगे तो कोई आवश्यकता ही नहीं होगी फिर उस पर कुछ बात करने की। थैंक यू वेरी वेरी मच शंकर जी, थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। आई एम गोना रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे बैक हियर ऑन द स्टेज।